हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स ग्रुप। हम जो सैलरी हमारा लेक्चर था, जो टॉपिक था पूरा, उसके लास्ट फेज में हम आए हुए हैं। तो हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, उसमें से ग्रेच्युटी हमने पढ़ चुके हैं और प्रॉफिट इन लिeu ऑन सैलरी वो भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि पार्ट नहीं था रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ग्रेच्युटी। और आज पेंशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोविडेंट फंड के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर सम्स भी करेंगे। एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप शुरू से वन बाय वन करके एक एक बात सुनते जाइए। और आपको देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसी में रहता है पेंशन के अंदर। बहुत सारे टीचर्स को भी समझ में नहीं आता कि कैसे इसको एक अच्छे से वे में पढ़ाया जाए ताकि इसको चीजें डाउट ना आए। अभी तो आपको समझ में आ जाता है। बाद बाद में क्या होता है कि अगर आप इसको ज्यादा रट लेते हो, क्रैम कर लेते हो, तो फिर उससे क्या दिक्कत होती है कि बाद में थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे विद मैक्सिमम लॉजिक आपको समझाने की। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट, द प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक स्कीम है जो बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए एक स्कीम है प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर क्या होता है, स्कीम के अंदर कुछ समय जो सैलरी से काट लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है सैलरी से, और उसका कंट्रीब्यूशन कर दिया जाता है फंड के अंदर। उस फंड में डाल देंगे पैसे आपके। जैसे मान लो आपको सैलरी 10,000 मिल रही है, उसका 10%, 10,000 का 10% मान लो कि 1,000 रुपए कट हो जाएंगे सैलरी से, और एक प्रोविडेंट फंड का कोई अकाउंट रहेगा, उसके अंदर डाल देंगे। तो उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, उसका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट अपनी पॉकेट से या कुछ ज्यादा कुछ अमाउंट अपनी पॉकेट से डाल देता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एनपीएस है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या रहता है, वो बेसिक और प्लस डीए का गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है 14%, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है 10%। तो हर साल देखिए, बेसिक प्लस डीए का हर महीने उसकी सैलरी का 10% तो एम्प्लॉय का कैंसिल हो जाएगा, उसकी सैलरी में से कट जाएगा, और ये 10% गवर्नमेंट उस अकाउंट के अंदर डालते हैं गवर्नमेंट। और इन द सेम वे अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय तो कंट्रीब्यूशन करेगा ही, अराउंड 12% के करीब रहता है, और एम्प्लॉय भी इतना ही उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो दो चीज तो आपको समझ में आ गई, और ये किस लिए होता है वो भी समझ में आएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट तो सरकार ऐसे नहीं पेंशन आपको दे रही है, आपका ही पैसा आपको। जैसे मान लो कि आप 30 साल की उम्र से जॉब कर रहे हो और आपने 30 इयर्स तक किया, तो 30 इयर्स तक करने के बाद, जॉब करने के बाद 30 इयर्स तक, तो जब गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है, तो आप ही का पैसा जो आपने इंस्टॉलमेंट आपकी सैलरी से कटवा, प्लस एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया, वही पैसा आपको मिल रहा है बाद वाले टाइम के लिए। इसीलिए इसी को एक फंड के अंदर डालने की। और ये फंड के अंदर भी ना अलग अलग फंड मैनेजर रहते हैं। जैसे एनपीएस का जो मैंने जिक्र किया, उसके अंदर मोस्टली इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर इसका रेशियो रहता है पर्टिकुलरली, और उसके अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको एक समझ में एक चीज का ओवरऑल आइडिया हो गया कि कुछ कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के जेब से और कुछ एम्प्लॉयर की जेब से, दोनों का कंट्रीब्यूशन कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, इक्विटी है या फिर जो भी बाकी की सिक्योरिटीज उसके अंदर। अब उसके ऊपर दो चीजें और आएंगी, एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो आएगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो हर साल अक्रू होता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता है। इसी तरह एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट आएगा। तो ये चार मेजर पोर्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके ऊपर ही हमें खेलना है। अब किसके ऊपर टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स फ्री रहेगा, कौन सा एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन एक बात आप सोच रहे हो, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो देखा जाए तो ये तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी से, तो ये इस पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुझे किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, उसमें से अपनी सैलरी में से 1,000 रुपए मैंने उसमें से इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। पॉसिबिलिटी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये तो हमारा देखा जाए एक प्रकार का बेनिफिट ही है। हमें सैलरी मिली नहीं, एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट किया है, तो हो सकता है इसके ऊपर टैक्स लगने के चांसेस है। इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन हमें मिला, एक प्रकार का बेनिफिट हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी हमारे लिए बेनिफिट है, तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, एक ओवरऑल सा आइडिया लग गया। इंटरेस्ट और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स आना चाहिए। तो एक ओवरऑल आइडिया सा आ गया हमें। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, और रिटायरमेंट के टाइम पे किया जाएगा या फिर रेजिग्नेशन के टाइम पे किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा वो पैसा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सोर्सेस। आप देखो, प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसके पास जाता है, एक ईपीएफओ रहता है। अगर स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखा जाए कि गवर्नमेंट के लिए एक स्मॉल सेविंग अवेलेबल है ना, गवर्नमेंट को हम पैसा दे रहे हैं और गवर्नमेंट हमें हमारे पैसे को किधर इन्वेस्ट करेगी, ईपीएफओ में जैसे हमने वो तो किसी किसी फंड मैनेजर में इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद हमें पैसा मिलेगा आफ्टर सम टाइम लाइक 5 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद, जब आप रिटायरमेंट होगी या फिर आपके रेजिग्नेशन के टाइम पे। तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिडक्शन मिलते हैं आपको, हम सरकार को कुछ पैसा दे रहे हैं, तो सरकार के लिए भी तो बेनिफिट है ना कि सरकार को कुछ पैसा, टैक्स के फॉर्म में तो पैसा जाता है सरकार का, तो ये भी एक तरह का पैसा, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी डेफिनेटली, बट आप एक प्रकार से ये मान के समझ लो कि लोन तो दे दिया तो कुछ तो पैसा मिला, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में ना कुछ डिडक्शन दी गई है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगर आपने कुछ सेव किया तो उसके ऊपर कुछ डिडक्शन मिली है, कुछ डिडक्शन मिलेंगी, वो आपको टैक्स में हेल्प करेगी कम करने के लिए। तो कैसे हेल्प करेगी वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात है, टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, एक तो स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है जो ईपीएफओ का मैंने जिक्र किया, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट्यूटरी फंड को मॉनिटर करते हैं, एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है बेटा, अगर कोई भी, अब जरूरी नहीं है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपना पैसा ईपीएफओ में इन्वेस्ट करे, जरूरी नहीं है, वो अपना खुद का एक फंड बना सकते हैं जहां पे उनकी मर्जी से पैसा कितना पार्ट किधर जाएगा, इक्विटी में जाएगा, कितना पार्ट डेट में जाएगा, कितना वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने स्टेशनरी फंड के अंदर ही डालना है, तो खुद का उन्होंने एक फंड बना लिया। अगर वो अप्रूव्ड है बाय द सीआईटी, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कमिश्नर उसको अप्रूव कर देता है तो बन जाएगा रिकॉग्नाइज्ड, अगर अप्रूव नहीं करता तो बन जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड। और एक था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, जैसे अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड होने के लिए उसमें आपको एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं है, कोई बिजनेसमैन भी पीपीएफ के अंदर पैसा डाल सकता है। उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर रहा, बट मेरी एक बिजनेस इनकम है, तो मैं बिजनेस इनकम का कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में डाल सकता हूँ एज सेविंग्स और फ्यूचर के लिए, कुछ बचत करने के लिए। तो इसके लिए एम्प्लॉयर का होना जरूरी नहीं है। तो इसमें एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है। और पीपीएफ अकाउंट को खुलवाना बहुत इजी है आजकल, तो आपको पता है ऑनलाइन में जो मोबाइल की जो एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन है, जैसे योनो ऐप है एसबीआई की, आईसीआईसीआई की, आई मोबाइल, आई नेट बैंकिंग, कुछ ऐसे ऐप है, तो उन ऐप के अंदर जाके ही आप सीधा ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हो, ऑनलाइन अकाउंट क्लोज कर सकते हो। उसके कुछ प्रोविडेंट फंड के कुछ बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट आपको टैक्स में कुछ डिडक्शन मिल जाता है टीसी के अंदर, तो वो बेनिफिट भी है। इसके लिए एम्प्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन चाहिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। तो करता हूं आपको इस चारों चीज समझ में आ गए होंगे, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब कोई भी फंड रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मैंने बता दिया। अगर कोई भी सीआईटी जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा तो उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलेंगे। पहली चीज ये है कि रिकॉग्निशन होनी चाहिए फंड की, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस, वो सब इसके कुछ रूल्स हैं उसके हिसाब से होगा। फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट विल आल्सो बी द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर इस एक्ट के थ्रू भी अगर आप कोई फंड एस्टेब्लिश करते हो तो उसको भी रिकॉग्नाइज्ड ही बोलेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड क्या, जो रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीआईटी, खत्म, सिंपल। तो अभी तक ये तो हम पढ़ रहे हैं कि ये होता क्या है, बट इसमें किसमें टैक्स लगेगा, कितना एक्चम्प्ट रहेगा, ये डिडक्शन मिलेगा, किसने पे टैक्स देना पड़ेगा, क्या क्या बेनिफिट है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद बात करते हैं स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड। वही जो गवर्नमेंट ईपीएफओ का जो रहता है उसके अंदर स्टेचुटरी के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे, रेलवे के एम्प्लॉय रहेंगे, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडी, म्यूनिसिपैलिटी और यूनिवर्सिटी, ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो सब रहेंगे स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर। उनका हमेशा एसपीएफ ही ओपन होता है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, जैसा मैंने बताया था आपको, प्रोविडेंट फंड ऑपरेट करता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका भी एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये ऑपरेट करता है। मेंबरशिप इज गिव ओपन टू इंडिविजुअल, इट इज आइडियली सूटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल रहते हैं, किसी के काम नहीं करते, वो यहाँ पे सेविंग्स कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सैलरीड एम्प्लॉय नहीं कर सकता, सैलरीड एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है पीपीएफ में, इन एडिशन टू जो भी फंड ऑपरेट करता है उसका एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने जो फंड ऑपरेट करके रखा उससे ज्यादा वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, अपने माइनर किड के बिहाफ पे भी उसके अंदर ऑपरेट, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरी की पूरी
टैक्सेशन की। अब ये जो टेबल है, ये टेबल जिसको समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, उसको पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड का पूरा चैप्टर चारों के चारों में कोई भी दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पब्लिक पब्लिक फंड। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे स्टेचुटरी फंड। पहले हम पब्लिक पीपीएफ के बारे में बात करते हैं, पीपीएफ के बारे में। ठीक है, पीपीएफ के अंदर बेटा इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, आपको पता है पीपीएफ के अंदर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल। जब कंट्रीब्यूशन नहीं तो टैक्सेशन का कोई मतलब है ही नहीं। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप सोच के देखो, जब इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है तो एलिजिबल फॉर द डिडक्शन, यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, एटीसी के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद अब देखो चार फैक्टर है, वन इज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और फोर्थ वन इज इंटरेस्ट क्रेडिट पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी इसका चारों के चारों पार्ट मैंने बता दिए हैं। तो हम पीपीएफ की बात करें तो एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, तो एप्लीकेबल नहीं है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट, तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट कहां से होगा जब कंट्रीब्यूट ही नहीं करा, तो ये दोनों के दोनों पीपीएफ के अंदर एलिजिबल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जब हमने ये पार्ट ये जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया और इंटरेस्ट तो अक्रूज एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट भी, इन दोनों केस में ये जो इंटरेस्ट होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, और ये भी एग्जेम्प्ट होता है। ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इसको डिडक्शन बोलेंगे। ये भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, कितने की, 80C के अंदर आप किसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो ये भी एक एग्जेम्प्ट की तरह ही नॉन टैक्सेबल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बट अप टू सर्टेन लिमिट नॉन टैक्सेबल। तो देखा जाए प्रॉपर पीपीएफ को याद रखना इजी है, पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल रहता है। स्टेट्यूटरी की बात करें तो ये भी देखो, स्टेट्यूटरी के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी, क्योंकि गवर्नमेंट का फंड है और गवर्नमेंट के फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो भी क्या रहेगा बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। उसके बाद एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो भी नॉन टैक्सेबल। अब ये एग्जेम्प्ट है तो इसका इंटरेस्ट भी क्या हुआ, ये भी एग्जेम्प्ट, और ये भी एग्जेम्प्ट है टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये भी एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, उसकी कुछ सर्टेन लिमिट रहती है, 2.5 लाख या 5 लाख रुपए ऐसे, बट ये भी एग्जेम्प्ट है। तो देखा जाए पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दोनों के दोनों में मोस्टली सारी चीजें या तो एग्जेम्प्ट है या फिर डिडक्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। किसकी बात करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, इसकी बात करेंगे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मैंने सब बता दिया कि क्या किस किस से रिकॉग्नाइज कराना होता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बेटा, इस केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% से ज्यादा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर 71 सैलरी के अंदर। अगर 12% से ज्यादा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, 15% किया, तो 3% जो एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल रहेगा। अब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन वो उसके अंदर 80C का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मतलब ये टैक्सेबल नहीं रहेगा, ये नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन टैक्सेबल। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट में सबसे पहले कौन सा है, इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा जो भी होगा वो टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, अब इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये भी अगर 9.5% से अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल रहेगा। तो अब हमने 3 फंड हमने पढ़ लिए, 3 में से 2 तो हमें पता चल गया कि जो स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें मोस्टली चीजें एग्जेम्प्ट रहती हैं, नॉन टैक्सेबल रहती है, डायरेक्शन मिल जाता है। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें भी मोस्टली चीजों में हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है, बट एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो जैसे एम्प्लॉय ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया तो उसको आपका डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो 12% से ज्यादा है ना, वो तभी टैक्स लगेगा, 12% से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट इन द सेम वे अगर 9.5% से कम है तो ही आपको उतना, अगर
9.5% जितना भी ज्यादा होगा। वैसे भी आपको पता है ये भी इंटरेस्ट इतना 9.5 मिलता भी नहीं है, मतलब मोस्टली इतना ही आसपास मिलता है, तो इतना पूरी की प्रॉडक्ट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करोगे, जब आप जो फील्ड में जाके अगर जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसके अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कभी भी 12% से ज्यादा रहता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है। इसलिए इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट 9.5% से कभी ज्यादा मोस्टली रेयरली ही आता है, बाकी नहीं आता है। तो यहाँ पे भी अमाउंट एग्जेम्प्ट ही रहेगी, और इसी तरह सेम वे यहाँ पे भी अमाउंट क्या रहेगी बेटा, एग्जेम्प्ट अगर 9.5% से ज्यादा है। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई। और ये बात कर रहे हैं हम सारे केस के अंदर, चारों के चारों केसों में हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द सर्विस। ड्यूरिंग द सर्विस जैसे हर महीने आपको पेंशन सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलने के टाइम पे एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया अगर 12% से ज्यादा, तो हर महीने आपको टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। ये मंथली हम बात करें ड्यूरिंग द सर्विस। ये इंटरेस्ट करना एम्प्लॉयर अकाउंट में 9.5% से ज्यादा है किसी महीने का इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। इस सेम वे यहाँ पे, और पीपीएफ के अंदर भी सेम वही है, फुल एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग द सर्विस। और आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन मिलती है उसका क्या, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अब से पहले एक बार हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर लेते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है ना, ये टैक्सेबल नहीं होता एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको टैक्स नहीं लगेगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के टाइम पे उसको टैक्स नहीं करेंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हर जगह आपको डिडक्शन मिल रहा है, एटीसी में, एटीसी में, एटीसी में, बट यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्सेबल, ये ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है वो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट वो टैक्सेबल नहीं होगा। जब टाइम हर साल मान लो कि आपका 18-19 का क्रेडिट हो रहा है 31 मार्च को इंटरेस्ट आपके अकाउंट में, उस टाइम पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द सर्विस आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे वो भी एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग, क्रिएटिंग नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्रेडिटिंग आएगा ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप देख लेना, ये भी टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो अब हमने चारों प्रोविडेंट फंड के बारे में मोस्टली डिटेल में पढ़ लिया। तो ये ड्यूरिंग द सर्विस अगर पीपीएफ और स्टैट्यूटरी फंड का तो पता चल गया कि वो टैक्सेबल नहीं रहेंगे। और आरपीएफ के अंदर भी क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड है सीआईटी के द्वारा, तो उसमें एक लिमिट है, वहां तक टैक्सेबल नहीं, उससे ज्यादा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के केस में 9.5% और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के केस में 12%। बाकी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो डिडक्शन के रूप में मिल जाता है, वो एग्जाम्पल मिलता है, डिडक्शन मिलता है, जो कि बाकी पीपीएफ और स्टैट्यूटरी में वैसे ही रहता है। अब बात आती है अनरिकॉग्नाइज्ड, जो सबसे कम यूज होता है। मोस्टली फंड किसी भी कंपनी में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो आपको रिकॉग्नाइज्ड ही मिलेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड ही आएगा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा बकवास है। तो ये टैक्स नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो भी टैक्स नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, और ये भी टैक्स नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे उस टाइम पे इस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट, ये तो हमने अब तक पढ़ा ड्यूरिंग द सर्विस। अब हम रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट की बात करने के लिए हमारे पास हमने एक अलग से बनाया अमाउंट विड्रॉन और रिटायरमेंट और टर्मिनेशन। तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आरपीएफ से आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा बेटा। बट कुछ कंडीशन है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा 10 सबसेक्शन 12 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीपीएफ की। पीपीएफ के अंदर भाई फुल्ली एग्जाम्प्ट रहता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको जो भी पैसा मिलेगा वो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा, और ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10-11, ठीक है। प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी आपको पैसा मिलेगा 10-11 के अंदर एग्जाम्प्ट रहेगा अंडर पीपीएफ, अंडर आरपीएफ और इन द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये सबसे मेन है। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे टैक्स कर लिया, देखो यहाँ पे टैक्स कर लिया, यहाँ पे डिडक्शन मिला ही नहीं तो यहाँ पे टैक्स हो गया, ठीक है सर, मान लो। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ये रहा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं था, अब टैक्सेबल हो जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, वो टैक्सेबल होएगा। और कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम
फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्स लगेगा बेटा, नॉट द सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, समझ में आ गया सर। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है प्लस इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होएगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के अंदर अंडर द सेक्शन 17(10)(3). तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जहां पे जो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं था ड्यूरिंग द सर्विस, वो बाकी का पूरा टैक्सेबल हो गया। फर्क ये है कि ये वाला टैक्सेबल हुआ अंडर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये वाला टैक्सेबल हो गया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले टैक्सेबल हो गया है। तो ये नो टैक्सेबल क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में सबसे ज्यादा टैक्सेशन लगती है। अगर आपने ड्यूरिंग द सर्विस वो टैक्स नहीं किया, ड्यूरिंग द सर्विस के टाइम पे टैक्स नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो बाद में टैक्स हो जाएगा। जबकि स्टेट्यूटरी फंड की बात करें, ये ड्यूरिंग द सर्विस भी टैक्सेबल नहीं था और बाद में भी टैक्सेबल नहीं। पीपीएफ की बात करें तो वो भी सेम ऐसे ही है। इन द सेम वे अगर आरपीएफ की बात करें तो ड्यूरिंग द सर्विस भी वो टैक्सेबल नहीं है, बट कुछ सर्टेन लिमिट है, उससे ज्यादा हुआ तो ही टैक्सेबल है, तो बाद में वो भी नहीं रहेगा। बट कुछ कंडीशन है वो सेक्शन 12 के अंदर, 10 से सेक्शन 12 के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर सैलरी का क्या मतलब है, क्योंकि हर प्रोविडेंट फंड जैसे हमने एचआरए पढ़ा, वीआरएस पढ़ा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितने प्रतिशत, तो सैलरी का क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा ना 12% ऑफ सैलरी, यहाँ पे लिखा है ना डिडक्शन इज 9% ऑफ पर एनम इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी के अंदर वही सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई जो एचआरए के अंदर थी, salary is equal to basic salary plus dearness allowance which is the forming part plus में commission if provided in the term of percentage of turnover। ठीक है, ये सैलरी की डेफिनेशन हो गई। होप करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा चार्ट कर लेते हैं। देखो, अब आरपीएफ की बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, बाकी में ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर है। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस दी है एम्प्लॉयर के साथ, हाँ, तो ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर ऐसा किया है तो ये रहेगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि आपको पता आरपीएफ एग्जेम्प्ट ही रहता है। लेकिन अगर 5 साल से पहले आप उसको विड्रॉ कर, 5 साल में अगर आपने नौकरी करी 3 साल का प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हो गया, और 5 साल तो हुए ही नहीं, 3 साल में ही नौकरी करके आपको नौकरी से आपने रिजाइन कर दिया और उसको प्रोविडेंट फंड मिला, और बेशक आरपीएफ में हो, जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो नहीं मिलेगी आपको, वो पूरे का पूरा टैक्सेबल हो। लेकिन 5 साल की सर्विस हो गई, 5 साल की सर्विस हो गई तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो क्या उसकी सर्विस टर्मिनेट हुई है उसकी खराब हेल्थ की वजह से, या फिर बिजनेस ही खत्म हो गया एम्प्लॉयर का, या फिर कोई भी अदर कोच बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, उसकी डेथ हो गई, उसकी हेल्थ खराब हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, उसकी वजह से अगर उसको एम्प्लॉय के हाथ में ऐसा कंट्रोल नहीं है, अगर उसकी वजह से उसको हुई है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके बाद देखो क्या होता है कि इंटायर बैलेंस क्रेडिट स्टैंडिंग इन द क्रेडिट एम्प्लॉय ट्रांसफर टू, यहां से ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है तो यस, यहाँ पे यस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा नो, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पूरा का पूरा बैलेंस आपको नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, आपको नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद पूरा का पूरा बैलेंस किसी दूसरे आरपीएफ में, एक फंड से, एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से निकल के दूसरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। जैसे आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हो किसी एबीसी कंपनी में, वहां से छोड़ के 3 साल ही हुए थे, 3 साल के बाद अगर आप निकल रहे हो, 5 साल की सर्विस नहीं हुई, 5 साल की सर्विस नहीं हुई तो टैक्स होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन आपने क्या किया, वहां से निकल के किसी दूसरे आरपीएफ अकाउंट में डाल दिया। वही वही कि हमने उसको यूज ही नहीं किया, ट्रांसफर टू एनी अदर आरपीएफ अकाउंट में, अगर ट्रांसफर किया है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर ट्रांसफर नहीं किया तो टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर वही है, अगर ये एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया या फिर कोई दूसरे अकाउंट में ऐसा किया तो एग्जेम्प्ट, नहीं तो टैक्स लगेगा। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक एम्प्लॉय को 5 साल की सर्विस पूरी करनी है, उससे पहले अगर वो 5 साल की सर्विस पूरी करे बिना एक कंपनी छोड़ देता है, अगर उसकी इल हेल्थ की वजह से या कंपनी बंद होने की वजह से उसकी वजह से छोड़ता है तो एग्जाम रहेगा। लेकिन इन सब रीजन के अलावा दूसरे कोई रीजन और वो छोड़ के अपने
जो प्रोविडेंट फंड में, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस था वो दूसरे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर लेता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। अगर नहीं करता ट्रांसफर, अपनी जेब में डाल देता तो टैक्सेबल रहेगा। सिंपल एज इट इज। ठीक है। Where the accumulated balance become taxable, the tax payable each of the year would be computed as the fund recognized and difference will be payable by an absentee. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मिस्टर सोहन रिटायर हो रहा है कभी? मिस्टर सोहन की रिटायरमेंट हो रही है 31 दिसंबर 2020 आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस। 5 साल की सर्विस हो गई बेटा, तो मतलब 5 साल से तो ज्यादा हो गया। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो एक लॉजिक था वो तो क्लियर हो गया कि भाई 5 साल से ज्यादा, तो अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हुआ तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। बट हमें कंडीशन देखनी है कि 12% से ज्यादा है कि नहीं है, वो सब देखना है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर। बेसिक पे मिल रही है उसे 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 9 महीने तक। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1,80,000। डियरनेस अलाउंस 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट और 10,000 रुपए पर मंथ फॉर 9 मंथ्स के लिए। ठीक है। 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसको डियरनेस अलाउंस में, 50% फॉर्मिंग पार्ट है। और आपको अगर ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ तो इसमें आपको ये देखना है कि सैलरी की डेफिनेशन के अंदर बेसिक प्लस डी आता है। अनरिकॉग्नाइज से कितना मिला आपको? 7 लाख रुपए। lump sum payment received from unrecognized provident fund, deposit into the PPF account 50,000 रुपए। ठीक है। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज कितना है? 2,80,000। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, चलो ये तो चीज समझ में आ गई। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज के अंदर। अब आपको पता चल गया कि अनरिकॉग्नाइज, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट कितना है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी? 55,000 रुपए। एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख। और इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर? 65,000। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन? What is the taxable portion, the amount received from the unrecognized provident fund in the hand of Mr. Sohan for the assessment year 22-23? यहाँ पे असेसमेंट ईयर कितना है बेटा? फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर है ये कितना है? 21-22। तो असेसमेंट ईयर कितना हो जाएगा? 22 to 23। ठीक है, ये हो जाएगा। तो वही हमें इसके अंदर निकालना है। ठीक है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव। टैक्सेबल पोर्शन बताना है। तो टैक्सेबल पोर्शन यूआरपीएफ के अंदर, यूआरपीएफ के केस में आपको पता है टैक्सेबल पोर्शन यूआरपीएफ के केस के अंदर पता है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस उसके जो ऊपर इंटरेस्ट हो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो, और इंटरेस्ट जो आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल के अंदर ये सारी चीजें एक बार फिर से बता देता हूँ। जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन के टाइम पे तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है, बट यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, टैक्सेबल नहीं रहता। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और बाकी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट हो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आ जाता है। ठीक है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, तो सैलरी हेड के अंदर एक तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? यहाँ पे देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 2,80,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 2,80,000 रुपए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर कितना है इंटरेस्ट उसमें? 55,000, तो यहाँ पे आएगा कितना बेटा? 55,000। चलो ये बात भी समझ में आ गई। टोटल कितना हो गया जो कि सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? तो 2,80,000 के अंदर 55,000 आप ऐड कर दो। ठीक है। कैलकुलेटर हमेशा पास में रहना चाहिए। 2,80,000 में से आप ऐड कर दोगे 55,000, 55,000, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 3,35,000। ठीक है। अब अमाउंट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसमें एम्प्लॉय का शेयर आएगा। एम्प्लॉय का शेयर कितना है? 65,000, तो ये यहाँ पे लिख दो कितना? 65,000 एम्प्लॉय का शेयर आएगा। ये तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन आएगा, खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है उसका? 3 लाख रुपए। वो आएगा नहीं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द सर्विस ही टैक्स हो गया, तो वो आएगा नहीं, तो सिर्फ कितना ही आएगा। तो 3,55,000 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 65,000, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट जो टैक्सेबल रहेगी वो कितनी आएगी, 4 लाख रुपए। इसके अंदर ऐड कर दिया हमने, तो कितना होगा बेटा, 4 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। दिस इज द आंसर। यहाँ पे लिखा भी है कि एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू यूआर जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द टाइम ऑफ सच कंट्रीब्यूशन हैज द एम्प्लॉय शेयर रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल बट इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड एज सैलरी इनकम के अंदर। वो पहले से टैक्स करे तो बार बार उसको टैक्स करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल अमाउंट आएगी वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से 4 लाख रुपए आएगी। विल योर आंसर बी डिफरेंट, इसी के अंदर है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इन केस ऑफ फंड मेंशन्ड अबव वाज ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता तो the receipt of accumulated balance in the recognized provident fund would be exempt in the hand of employee। जो accumulated balance है आपको पता है वो तो exempt रहता है उसके अंदर, रिकॉग्नाइज्ड के अंदर। बस उसमें कंडीशन ये है कि उसको कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। और यहाँ पे कितने साल की सर्विस है, 25 साल की सर्विस, तो वो बात तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इन द गिवन केसेस द विड्रॉल इज टेकिंग प्लेस आफ्टर द सर्विस ऑफ 25 द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द आरपीएफ विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से डिटेल में। मिस्टर बबलू, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा आईसीआईसीआई के जो स्टडी मटेरियल है आईसीआई का उसमें पूरा है ये, वहीं से मैं आपको करा रहा हूँ। हैज गिवन द डिटेल ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी बतानी है, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है, 12,000 रुपए। तो मुझे बताइए बेसिक सैलरी अगर 12,000 रुपए है तो 12,000 रुपए एक साल की कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। ठीक है, आगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,44,000। डियरनेस अलाउंस कितना है, 9,000 रुपीज। और डियरनेस अलाउंस 9,000 एक महीने का है, 50% फॉर्मिंग पार्ट है। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट मिल तो पूरा 9,000 रुपये मिल रहा है ना। तो हम आगे जो आरपीएफ में अगर कुछ इन्वेस्ट किया होगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, तो उस टाइम पे हम निकाल लेंगे कि कितना वो लेना है हमें। तो यहाँ पे सैलरी का हम लिख देते हैं, कितना आएगा, 1,44,000 रुपए। डियरनेस अलाउंस कितना बेटा, 9,000 रुपए, और 12 महीने कितना आ जाएगा, 108,000। ठीक है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ 1%, 0.1% है कमीशन। और कमीशन में कितना है बेटा, 60 लाख है, करेक्ट ना, 60 लाख है, तो इसका 0.1% कितना आएगा, 6,000 रुपीज। यहाँ पे आप लिख लो 6,000 रुपीज। बोनस कितना मिलना है, 50,000, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा 50,000। ग्रेजुटी, उसके बाद ग्रेजुटी की बात करें तो 30,000 ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है बेटा, याद रखो। देखो मैंने ग्रेजुटी कराई थी तो मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द सर्विस मिलती तो पूरी की पूरी टैक्सेबल मिलती है, आपको कुछ भी एग्जेप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ग्रेजुटी का। उसके बाद हिज कंट्रीब्यूशन इन द आरपीएफ, आरपीएफ में खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, 25,000 रुपए। तो जब उसकी ग्रोस सैलरी निकाल रहे हैं हम, ये बात आप ध्यान रखो, क्या निकाल रहे हैं हम, उसकी ग्रोस सैलरी। तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी नहीं है ना, तो उसका सैलरी, उसकी सैलरी नहीं है, तो सैलरी नहीं है तो बेटा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये जो 25,000 रुपए है उसकी ग्रोस सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसके आरपीएफ के अंदर इंटरेस्ट वो है। अब उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, वो कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी कितनी है, देखो 1,44,000 का 20% निकालना बेटा कितना आएगा, 1,44,000 का। आज थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है क्योंकि मौसम की वजह से वो पूरा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। इनटू में 20%, तो कितना आएगा, 28,800। कितने रुपए उसको मिले हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। बट आपको पता है आरपीएफ के केस में सिर्फ 12% ऑफ सैलरी ही एग्जेम्प्टेड है, 12%। और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक, बेसिक कितना है, 1,44,000। एक मिनट, इसको हम ऐसे करेंगे, बेसिक कितना है, 12,000 पर मंथ, प्लस में
9,000 में सिर्फ क्या लेना, हमें 50% ही लेना 9,000 का, क्योंकि वो फॉर्मिंग पार्ट है। और उसके अंदर प्लस ये कितना लेना है, 6,000 रुपीज टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम बाद में ऐड करेंगे, पहले एक बार बेसिक प्लस डीए निकाल लेते हैं। 12,000 प्लस 4,500, दोनों को जोड़ेंगे तो एक महीने का आ गया ना, 12,000 रुपए की तो सैलरी आ गई। ठीक है, 12,000 तो सैलरी है, प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे, 4,500 रुपए ऐड कर देंगे। 12,000 में 4,500 रुपए ऐड कर देंगे, ये हो गया 16,500 रुपए। इसको आप गुना कर दो 12 महीने से, तो कितना आ गया बेटा, 1,98,000, और प्लस में 6,000 रुपए और ऐड कर दो, तो 2,04,000 रुपए आ गए। तो 12% ऑफ सैलरी, इसका कितना निकालना बेटा, 12%। आपने लिखा ना 12% ऑफ सैलरी इज एग्जम्प्टेड, पूरा का पूरा अलाउड। अब आप ऐसे मत कर देना कि सर देखो यहाँ पे मैंने दे रखा 20% ऑफ सैलरी, और हमें पता है कि 12%, तो 8% निकाल दो, 8% एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी, वही टैक्सेबल रहेगी, क्योंकि 12% तक तो एग्जम्प्ट। लेकिन भाई ये देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी दे रखी है, और हमें जो अलावेंस रहता है वो 12% ऑफ सैलरी, पूरा बेसिक सैलरी नहीं, और सैलरी के अंदर बेसिक भी आता है, प्लस डीए दैट इज द फॉर्मिंग पार्ट, प्लस कमीशन फिक्स इन द परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर, ये पूरा का पूरा आता है। तो हमें 12% इसका निकालना पड़ेगा, और 20% इसका निकाला, और फिर माइनस करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी वही टैक्स करेंगे, वही ग्रोस सैलरी का पार्ट बनेगा। तो ये कितना आ गया बताओ, 2 लाख, ये कितना आ गया, 2,04,000 रुपए आ गया। अब इसका निकालना है कितना, 12%। तो कितना आ गया बेटा, ये 24,480 रुपए आ गया। और ये कितना है, 28,800 में से माइनस कर दो, 28,800 में से कितना माइनस करोगे, 24,480, तो कितना आ गया बेटा, जो टैक्सेबल अमाउंट आ गई हमारी आरपीएफ में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, वो आ गई 4,320। तो यहाँ पे आगे जो हम लिखेंगे टैक्सेबल आरपीएफ अमाउंट इस कितनी आ गई बेटा, 4,320। तो ग्रोस सैलरी सारी चीजें तो आ गई ना। अब इसके बाद ये देखो, इंटरेस्ट अक्रूड आरपीएफ एट द रेट ऑफ 13% पर एनम, और हमें कितना मिलता है इंटरेस्ट, 9.5% ऑफ सैलरी अलाउड होता है एग्जम्प्टेड। तो देखा जाए इंटरेस्ट अक्रूड कितना है, 13%, और 9.5% ही अलाउड होता है, और वो कितना है, 13,000। अब कितना एग्जम्प्ट है, 9.5%, मिला कितना, 13, तो टोटल कितना, 3.5% क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा पूरा 13,000, पूरा इंटरेस्ट अक्रूड होना आरपीएफ। अब किसके अकाउंट पे, ये आरपीएफ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे, ये तो दिखा ही नहीं। तो पर टोटल जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन का कितना है, 13,000। और आपको पता है, ये भी मैंने बताया था, आरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर 9.5% से ज्यादा तो ही टैक्स दे, तो वो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो 9.5%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो भी 9.5%। तो दोनों का ही, यहाँ पे किसी का मेंशन नहीं कर रखा, तो मतलब दोनों का ही है। मैं तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे होते कि भाई ये नहीं सिर्फ एक ही आदमी का, एम्प्लॉयर का ही है या फिर एम्प्लॉय का। तो 9.5% ऑफ सैलरी हमें अलाउड है। यहाँ पे कितना, 13,000, मतलब 13% किसके बराबर है, 13,000, तो 3.5% कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 3500 के बराबर, सिंपल। तो मतलब जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो तो रहेगी 9500 रुपए, 89%। टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी, 3500 रुपए। तो हम देखो आपको सिंपल सा बता देते हैं कि जो 13% है, 13% वो किसके बराबर है, 13,000 रुपए के। 1% किसके बराबर होगा, बटे में तेरा, जो सिंपल मैथमेटिक्स। हमें क्या निकालना है, हमें तो टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है ना, तभी तो ग्रोस सैलरी का पार्ट बनेगी, जो अमाउंट टैक्स होगा। 9.5% तो टैक्स है ही नहीं, तो एग्जेम्प्टेड है। जब चीज एग्जेम्प्टेड है तो उसको तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं ना, एग्जेम्प्टेड तो पार्ट बनता ही नहीं है। तो अब 3.5% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3.5%। तो 13 से कितना आ गया बेटा, 3,500। तो यहाँ पे इसके अंदर 3,500 रुपीज और ऐड कर देंगे, पूरा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो ग्रोस सैलरी की अगर बात करें बेटा, तो पूरी की पूरी सैलरी को हम 1 बाय 1 करके जोड़ते चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला कितना, 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। उसके अंदर ऐड कर दो कितना, 1,08,000, ठीक है। उसके अंदर ऐड कर दो कितना, 6,000। उसके अंदर ऐड कर दो 50,000,
उसके अंदर कितना ऐड करोगे 30,000, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएटी पूरे का पूरा। और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे 4320 और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे बेटा 3500 रुपीज। तो टोटल अमाउंट जो आ गई जो कि टैक्सेबल रहेगी 3,45,820 रुपीज, ठीक है। नोट बना के भी कर सकते हो। यहाँ पे पहला जो नोट है ग्रेजुएटी ड्यूरिंग द सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी ग्रेजुएटी मिलती है टैक्सेबल रहता है। और जो दूसरा नोट टू अगर बात करें, नोट टू सॉरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन 12% ऑफ टैक्सेबल। आपको पता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा में अगर हुआ तो टैक्सेबल रहेगा। और आपको पता है यहाँ पे कितना मिला 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितने 1,44,000, वो अमाउंट निकालनी हमने। वो कितनी आएगी 1,44,000 का 20% 28,800 रुपए। 28,800 रुपए आ गए। अब हमें 12% निकाल के इसमें से माइनस करने। 12% कितना होगा, अब बेसिक प्लस डीए। बेसिक कितना है 1,44,000 प्लस डीए में क्या लेना सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट। और फॉर्मिंग पार्ट कितना 9,000 का 50% है 4500 का। कितना 12 से गुना कर देंगे। 4500 को 12 से गुना करना करना बेटा एक बार। 4500 को 12 से गुना कर देना तो कितना आएगा 54,000 रुपए। और प्लस में कमीशन, कमीशन कितना है 6,000 रुपए। तो कितना आ गया प्लस 1,44,000 प्लस कितना आएगा 1,44,000 प्लस 6,000 और प्लस ये कितना है 54,000। तो कितना आ गया 2,04,000। तो 12% ऑफ 2,04,000 निकालो भाई का 2,04,000 का 2,04,000 का 12% कितना आ गया 24,480। 28,800 में से 28,800 में से माइनस करो 24,480 तो कितना आएगा 4320 वही हमारा यहाँ पे आया निकल के, ठीक है। अब इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल रहेगा ही नहीं क्योंकि वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन है। अब इंटरेस्ट क्रेडिट तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 9.5% से जो भी एक्स्ट्रा रहेगा 9.5% जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो पूरा का पूरा क्या करेंगे टैक्स करेंगे। अब हमें कितना मिल रहा है 13,000, 13% मिल रहा है और उसकी अमाउंट कितनी आ रही है 13,000 आ रही है। और ये दोनों का एम्प्लॉयर का भी है एम्प्लॉय का तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मेंशन करने रखा। तो 1% किसके बराबर होगा बेटा 3%। 13% से डिवाइड कर दोगे कितना हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है 9.5 3.5% तो गुना में 3.5% आएगा तो कितना आएगा 3,500 रुपीज आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे जोड़ने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे। और यहाँ पे कितने अमाउंट आएगी ये तो कितना है ये तो टैक्स फ्री है ही नहीं। तो ये तो क्या आएगा ये तो टैक्स फ्री है डिडक्शन मिल जाएगा। जीरो है तो ग्रोस सैलरी में ऐड करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ग्रोस सैलरी ये आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे ऐड कर दो इस अमाउंट को बाद में माइनस कर दो। तो वही है ग्रोस सैलरी की वैल्यू कितना है बेटा। होप करता हूँ जो प्रोविडेंट फंड का जो चैप्टर था आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है उसको थोड़ा एक इजी तरीके से आपको समझाने की। फिर भी अगर किसी को कहीं पे डाउट है और अगर समझ में नहीं आया कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक करना जरूर ना भूले भाई, बिल्कुल भी ना भूले। शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।